हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार सिंह ज्योग्राफी क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। गुरुमंत्रा एकेडमी पर आज हम जो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत हैं जो कि इस भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी की जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनका बैकबोन है। और इन थ्योरीज के बारे में ध्यान दीजिए, अगर इन्हीं थ्योरीज को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें, केवल ये 9 या 10 थ्योरीज हैं, अगर हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इन थ्योरीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इन थ्योरीज के बारे में जो इन थ्योरियों को दिया हुआ है जिस व्यक्ति ने, वो है आपके WD थॉर्नबेरी महोदय ने दिया हुआ है। थॉर्नबेरी महोदय के बारे में जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक रिसर्च फेलो थे, और जो ये रहने वाले थे ये थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर आते हैं हम लोग तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका वहाँ का इंडियाना प्रांत है, ये वहाँ के रहने वाले थे, ठीक ना। और वहीं पर इंडियाना प्रांत में आइएगा तो आपको एक शहर मिलेगा ब्लूमिंगटन, ठीक, ये वहाँ के रहने वाले थे। और जो यहाँ पे आइएगा 12 नवंबर 1986 को जो है इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी डेथ से पहले इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण काम जो किया भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में, वो इनका यही महत्वपूर्ण एक देन है। वो देन कौन सी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है ना, भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत। ये इसी नाम से इन्होंने एक किताब लिखी। किताब कौन सी है ये, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, सीधे टू दी पॉइंट पे आते हैं, मुद्दों पर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जब हम लोग भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे तो भू आकृति विज्ञान में कुछ आपसे वर्ष भी पूछा जाता है कि यह भू आकृति विज्ञान में जो सिद्धांत थॉर्नबेरी महोदय ने दिया था, WD थॉर्नबेरी महोदय ने, वो कब दिया था। तो ध्यान दीजिएगा 1969 में, 1969 में इन्होंने ये थ्योरीज आपकी दी। ठीक, थ्योरीज कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए एक बात और, ये कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया करेंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। और आपको हमारे चैनल के थ्रू जो लिंक मिलेगा आपको वहां पर, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, है। आते हैं मुद्दे पर, जो इन्होंने थ्योरियां दी, सिद्धांत, ठीक, प्रिंसिपल्स, वो कौन कौन सी हैं। जब पहला हम लोग पढ़ते हैं यहां पर तो देखते हैं एक रूपतावाद की संकल्पना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा एक रूपतावाद की संकल्पना को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मिटिज्म कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, वर्तमान समय में जो भवाकृतिक प्रक्रम और नियम कार्यरत हैं वही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। जो इन्होंने पहला दिया थ्योरी, वो आपका ये वाला दिया, जिसे कहा गया एक रूपतावाद। एक रूपतावाद शब्द से ही समझिए, कहा गया कि जो नियम और सिद्धांत आज काम कर रहे हैं, यही नियम और सिद्धांत जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति से लेकर के जिस काल में हम नहीं जानते हैं, उस काल में भी वैसे ही नियम और सिद्धांत कार्यरत थे। बात समझ में आया, अर्थात उसमें एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता कैसे, जैसे कहा गया कोई भी नदी घाटी है, कोई भी नदी है, यदि वो घाटी बना रही है, क्या बना रही है, घाटी, वैली, कहां बनाएगी, पहाड़ों के बीच में। अगर वह नदी दो पहाड़ियों के बीच में कहीं पर घाटी बना रही है तो वो आज ही नहीं बनाती थी, वो पहले ही बनाया करती थी। पवनों के द्वारा जो है, जो उसके क्षेत्र होते हैं वहां पर बनाया गया इंसेलबर्ग, वो आज ही नहीं, उस समय पे भी ज्यादा प्रभावी था, है ना। तो जिस प्रकार से इंसेलबर्ग आज बन रहे हैं, ऐसे ही इंसेलबर्ग अतीत में बनते रहे। डेल्टा का जैसे फॉर्मेशन नदियां आज कर रही हैं, वैसा ही फॉर्मेशन, मतलब उनके निर्माण की जो प्रक्रिया थी और जैसे वो बनते हैं वो कैसे बनते रहे, अतीत में भी बनते। अर्थात इसमें क्या मिलता है आपको, एक रूपता मिलती है। मतलब किसमें, ध्यान दीजिएगा उन प्रक्रमों और नियमों में। प्रक्रमों मतलब जैसे नदी, पवन, भूमिगत जल, है ना, ग्लेशियर्स, हम लोग इनको पढ़ते हैं ना, परिहिमानी पढ़ते हैं, तो ये क्या है, प्रक्रम है।
और ये प्रक्रम जिन नियमों के आधार पर काम करते हैं वही क्या है, इन प्रक्रमों के नियम कहलाते हैं, क्योंकि ये भू आकृतियों का सृजन करते हैं, ठीक है ना। भू आकृतियां अर्थात सतह के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसे क्या कहता है, इसमें भवाकृतिक नियम और प्रक्रम भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, ये देखिए लास्ट में लिखा गया है परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत थोड़ा सा डिटेल लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब ये अपने आप में एक थ्योरी है, इसके बारे में एक एक टॉपिक को हम उठाते हुए आगे डिटेल डिस्कशन और बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं आपके। ध्यान दीजिए इस वाले टॉपिक पर आते हैं, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। सक्रियता का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल जब आप पढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हिमयुग। जब हिमयुग की बात होगी तो जाहिर सी बात यह है जो नदियां हैं वो कैसी हो गई, जम गई होंगी, ठीक। पवनें कैसी हो गई, ठंडी हो गई होंगी, पवन उतना प्रभावी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब जो है मौसम आपका शुष्क होगा तो पवनें तेजी से चलेंगी, जितना अधिक आपका गर्म मौसम होगा, ड्राई होगा, पवनें क्या होंगी, उतनी तेजी से काम चलेंगी, और पवनें क्या करेंगी, उतना ज्यादा प्रभाव डालेंगी किस पर, भू आकृतियों पर। लेकिन जब जो है आपका प्लीस्टोसीन काल आता है जिसे हम लोग हिमयुग कहते हैं, नदियां जम गई, भूमिगत जल जम गए, आपके अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो गया, जम गया, आपका फ्रीज हो गया, और आपका जो पवन है उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में उस हिमानी काल में या उस हिम काल में आते हैं तो जो हिमानियां थी वो क्या थी, ज्यादा प्रभावी हुई। लेकिन अब इस प्लीस्टोसीन काल जैसे जैसे हटता गया, जैसे जैसे मौसम बदलता गया, अधिक वर्षा होने लगी और थोड़ा सा क्या हुआ, जो आपकी जलवायु है वो और गर्म होने लगी। ऐसी स्थिति में पवनें प्रभावी हुई, वर्षा भी अधिक हुई, नदियां भी क्या हो गई, प्रभावी हुई। तो अब जो आपकी हिमानियां हैं उनकी सक्रियता क्या होने लगी, कम होने, कहां गई वो, धीरे धीरे सिकुड़ते हुए पहाड़ों की ओर। लेकिन अब देखिएगा तो जो नदियां हैं वो और अधिक क्या होने लगी, प्रभावी होने लगी। बात समझ में आया। तो हम बात करते हैं तो जो वर्तमान समय में भूआकृतिक प्रक्रम और नियम हैं जो काम कर रहे हैं, इनकी सक्रियता में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है उस अतीत काल से यहां पर वर्तमान में हम लोग आते हैं तो। ठीक, ये तो आपका हो गया पहला हिस्सा, जब पहली थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे पर आते हैं, जो दूसरी आपकी थ्योरी देखिएगा, सेकेंड थ्योरी सैलकी की संकल्पना, ठीक है ना। ठीक, रॉक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहां पर चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवाश्म उनके पृष्ठ हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात यह है, कहा गया कि जो चट्टानें हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी हुई, तो उत्पत्ति के दौरान जब बात करते हैं तो उस समय जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हुई होगी, जाहिर सी बात यह है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर जलवायु जीवों के अनुकूल होता गया और यह जीव पृथ्वी के ऊपर क्या होते गए, जलीय भाग से निकलकर सतह पर आते गए, तो वैसे वैसे जैसे जैसे ये जीव मरते गए तो जो इनके अवशेष थे उन चट्टानों के बीच में क्या होते गए, दबते चले गए। हर काल की अपनी एक अलग विशेषता है। क्यों, क्योंकि जब हम चट्टानों की, जब हम सैलकी का अध्ययन करते हैं, शैल संरचना का अध्ययन करते हैं, तो उनकी परतों के बीच में छुपे हुए या उनकी परतों के बीच में दबे हुए जीवों के अवशेषों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के बाद हमें अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों के वहां पर प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप जब पृथ्वी की जो है भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, है ना, जहां पर आप प्री कैम्बियन एज, जुरासिक एज, है ना, कार्बोनिफेरस एज, है ना, ट्रियासिक, ये सब जो आप पढ़ते हैं कालखंड, इन अलग अलग कालखंडों में आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। और कहां मिलेंगे ये दबे हुए हैं, इन चट्टानों की परतों के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक है। अगर आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जानना है, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानना है कि वो किस प्रकार से बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप उस चट्टान क्या मानिए, किसी भी क्षेत्र का क्या मानिए, किताब मानिए। और जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे उस चट्टान की परतों को खोलते जाएंगे, अर्थात क्या, वो परतें नहीं हैं, पन्ने हैं उस क्षेत्र के। जैसे जैसे आप उन परतों को खोलते हुए जाइएगा, आप एक एक परतों किनारे करते जाइएगा, तो उन परतों के बीच में छिपे हुए जीवों के अवशेष क्या करते हैं, आपको उस कालखंड के बारे में
उस काल विशेष के बारे में क्या करते हैं, आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो आप सैल्की की संकल्पना पढ़ते हैं, चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवाश्म उनके पृष्ठ हैं, ये इसका ये आशय है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में आते हैं एक ऑफिसर बन करके या कोई एक अधिकारी बनते हैं, डीएम बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमें भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए। अब इस सिद्धांत का क्या महत्व है, एक रूपतावाद का भी अपना महत्व है किसी भी ऑफिसर के लिए। तो हम बात करते हैं सैल्की की संकल्पना का भी अपना एक महत्व है। सैल्की की संकल्पना का महत्व है कि यदि आपको उस क्षेत्र का विकास करना है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि चट्टानों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चट्टानों के बारे में जितनी अधिक आपको जानकारी होगी, उन्हीं जानकारी के आधार पर आप उस क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अर्थात उन चट्टानों में निहित जो आपकी विकास की संभावनाएं हैं, आप उनको भी तलाश कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और आगे चलते हैं, तीसरे पर आते हैं हम लोग, भौमिकीय संरचना की संकल्पना। भौमिकीय संरचना मतलब यहां पर आएगा तो ये आपको कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं, अर्थात जो आपकी पृथ्वी है ना, जो मिट्टी है आपकी, उसका स्ट्रक्चर कहता है। एक तरीके से क्या कहते हैं हम लोग, मिट्टी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी बनी कैसे, चट्टान टूटती गई छोटे छोटे टुकड़ों में, इनका अपक्षय और अपर्दन होता गया, ये किसी चट्टानी जगह पर इकट्ठा होती गई, इसमें और भी जैविक प्रकार के तत्व मिलते गए और उसमें अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व भी क्या होते गए, मिलते गए, और धीरे धीरे वो किस में बदल गई, आपकी एक मिट्टी के रूप में बदल गई। तो मिट्टी एक दिन में नहीं बनती है, बात ध्यान दीजिएगा। मिट्टी के बनने का एक लंबा कालखंड होता है। यदि मिट्टी एक बार आपकी कोई अनुर्वर हो गई तो उसको दोबारा फिर उर्वर होने में समय लगता है। ये बात अलग है कि वर्तमान समय में हम अलग अलग प्रकार की विधियों और रासायनिक प्रकार के तत्वों का प्रयोग करके मिट्टी की फर्टिलिटी को हम बढ़ा तो देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को, लेकिन उस प्रकार की फर्टिलिटी को बढ़ाने से कई प्रकार के प्रदूषणों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आप वर्तमान में अनुभव भी करते हैं। आते हैं मुद्दे पर, भौमिकीय संरचना की संकल्पना। जब हम यहां पर बात करेंगे भौमिकीय संरचना की संकल्पना के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया, थॉर्नबरी महोदय ने, डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी महोदय ने 1969 में कहा, स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक होती है और यह उनमें अर्थात स्थल रूपों में प्रतिबिंबित होती है। क्योंकि आपको हम अगर यहां पर बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान दीजिएगा, हम केवल वही उदाहरण लेंगे जहां पर आपका दिमाग तुरंत चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप इन थ्योरीज को देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक होती है और यह उनमें अर्थात स्थल रूपों में प्रतिबिंबित होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये कोई भी आपकी एक चट्टान सतह है, सतह के नीचे आते हैं तो यहां पर आपको सतह के चट्टान के नीचे आइएगा तो आपको अलग अलग परतें मिलेंगी, अलग अलग परतों में आइएगा। ये आप आते हैं तो यहां पर आपको मिल गया सॉफ्ट, ठीक है ना, ये आपको मिला हार्ड, फिर यहां पर सॉफ्ट, फिर यहां पर हार्ड। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई नदी यहां पर प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित होते क्या करेगी, ये जो ऊपर की सॉफ्ट है क्या करेगी, इसका एक बड़ी आसानी से कटाव कर देगी। तो ऐसी स्थिति में जो स्थलाकृतियां बनेंगी, तो ये भी तो आपका स्ट्रक्चर ही तो है, भौमिकीय संरचना ही है, ठीक है ना। किस प्रकार के परतों का उसमें संगठन हुआ है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरे पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये आपकी कोई सतह हुई, अब यहां पर कोई आपकी एक हार्ड रॉक है, कैसी है, हार्ड रॉक, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कठोर। अब यहां पर आते हैं तो नीचे की ओर आते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट के आपको कण मिलते हैं, मतलब चूने की चट्टानें मिलती हैं, ये वाले हिस्से। आपको पता है कि थोड़ा सा क्या हो, पानी गर्म हो, ठंडा नहीं, गर्म, ठीक है ना, पानी गर्म हो और क्या हो, यहां पर नमी हो हल्की सी, तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है तुरंत क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करने के बाद घुल जाता है। अब ऐसी स्थिति में यहां ऊपर हार्ड रॉक रखा है तो क्या कर रहा है, इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको बचा रहा है। अब बचाने के दौरान ध्यान रखिएगा यहां पे कि ऐसी स्थिति में इसका अपर्दन तब तक नहीं होगा और किसी भी प्रकार की स्थलाकृति नहीं बनेगी जब तक कि ये ऊपर की कठोर चट्टान हट ना जाए।
उदाहरण देखते हैं आप लोग कई प्रकार के ऐसे। लेकिन मान लीजिए कोई नदी है, वो धीमे धीमे प्रवाहित हो रही है, चट्टान को काट नहीं पाई, लेकिन उसने थोड़ा सा कटाव किया, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, तो जो स्थलाकृतियां हैं यहां पर कुछ अलग प्रकार की बनेगी। लेकिन नदी ज्यादा प्रभावित हुई, नदी ज्यादा प्रभावी हुई, और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, कटाव किया, और कटाव करने के बाद जो इसकी गहराई है लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब ध्यान दीजिए, स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक होती है और यह उनमें प्रतिबिंबित हुई होती है। अब नदी ने इस कठोर चट्टान को जैसे ही कटाव किया तो जो आपकी बी आकार की घाटी यहां पर बन रही थी, जिसकी ज्यादा गहराई नहीं होती है, क्या होती है, बी आकार की घाटी। अब नदी ने तेजी से कटाव करना शुरू किया तो यहीं पर गार्ज बनाती है, और यहीं पर कैनियन बनाती है, और यहीं पर आने पर आई शेप वैली बनाती है, आई आकार की घाटी। अब इसको और बेहतर समझने के लिए आपको हम दिखाते हैं, यहां पे दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये मानिए कोई आपकी एक पहाड़ी है, ठीक, ये आपकी पहाड़ी हो गई। अब पहाड़ी पर आते हैं, यहीं पर ही अब कोई भी एक नदी जो है ये प्रवाहित हो रही है, नदी क्या हो रही है, बह रही है, ध्यान समझते जाइएगा। अब इस नदी के बहने से जो चट्टान है ये ज्यादा कठोर है, पहली स्थिति, स्टेज फर्स्ट, चट्टान ज्यादा कठोर है, प्रतिरोधी है, वो जो है पानी में घुल नहीं रही है। अब ऐसी स्थिति में जो नदी है थोड़ा सा प्रभाव तो डालेगी, चट्टान क्या करेगी, थोड़ा सा घिसती जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में यहां पर नदी ने क्या किया, एक छोटी सी घाटी वी आकार की बना दी, कुछ इस तरीके से। तो सामान्यतः पहाड़ियों के बीच में नदियां बी आकार की घाटी बना देती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बी शेप वैली। पहला स्टेज फर्स्ट। लेकिन नदी ज्यादा प्रभावित हो गई, ज्यादा प्रभावी हो गई, ऐसी स्थिति में नदी क्या करेगी, अब चट्टानों को काटेगी, या हो सकता है चट्टानें यहां पर कमजोर हो, सेकेंड स्टेज है ना, चट्टानें यहां पर कमजोर होंगी। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं वैली की गहराई, ये थोड़ी सी क्या हो गई, और अधिक बढ़ गई। अब इसके वैली की गहराई देखिए बढ़ने पर ये जो दूसरी घाटी बनी जो ज्यादा गहरी थी, इसे हम लोग कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं, गॉर्ज। जो गार्ज की गहराई होती है वो बी आकार की घाटी या किसी भी नदी की सामान्य घाटी से ज्यादा होती है ना। जब भारत में आते हैं तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी नदियां सामान्यतः बी आकार की घाटी या यू आकार की घाटी बनाती ही हैं, लेकिन जो गॉर्ज हैं वो सभी नदियां नहीं बनाती हैं। तो जो गार्ज आप देखते हैं, तो भारत में सबसे गहरा गार्ज या सबसे गहरी घाटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको सिंधु नदी की। किसकी मिलेगी, सिंधु नदी की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिंधु नदी में कहां मिलेगा आपको, सिंधु नदी में जाइएगा जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक है ना, जहां पर आपको नंगा पर्वत मिलेगा, नंगा पर्वत के पास में आइएगा तो आपको वहां पर मिलेगा बुंजी गार्ज। क्या मिलेगा आपको, बुंजी गार्ज के नाम से, सबसे गहरी घाटी भारत में। लेकिन अब मान लीजिए नदी और अधिक प्रभावी हो गई। अब नदी के प्रभावित हो और अधिक प्रभावी होने पर ये जो घाटी है ये क्या होगी, और अधिक गहरी हो जाएगी। क्योंकि आप सब्जेक्टिव हैं, ज्योग्राफी से पढ़े हैं और आगे की ओर बढ़े हैं, ज्यादा हम डिटेल नहीं बता रहे। क्यों, क्योंकि जब आप युवावस्था में नदी के आते हैं, है ना, यूथ स्टेज में आते हैं, तो नदियों की गति ज्यादा होती है, और गति ज्यादा होने के कारण नदी निम्नवर्तीय अपर्दन, है ना, नदी क्या करती है, नीचे की तली को ज्यादा काटती है, और साइड का जो किनारा होता है ना, जिसे हम लोग पार्श्व कहते हैं, लेटरल इरोजन, उससे करती है, उसको कम करती है। बॉटम को ज्यादा इरोज करेगी और लेटरल को क्या करेगी, कम कटाव करेगी। अर्थात पार्श्विक अपर्दन कम, और जो तलीय अपर्दन है या निम्नवर्तीय अपर्दन है वो क्या करती है, ज्यादा करती है।
अब ऐसी स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों में ही नदी क्या करती है, अपनी घाटी को और अधिक गहरा कर दिया। अब देखिएगा ये बी शेप से क्या हो गई, गहराई ज्यादा हो गई, तो इसे हम लोग कहते हैं कैनियन। क्या कहते हैं, कैनियन। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको खड्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, खड्ड। अब जब भारत में बात करिएगा कि कैनियन है कि नहीं है, भारत में कैनियन नहीं है। कहाँ है ये आपको मिलेगा यूएसए में। यूएसए में जाइएगा तो आपको मिलेगा कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी ने दुनिया का सबसे गहरी घाटी बना रखी है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड कैनियन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ठीक है ना, ये कहां मिलेगा आपको, यूएसए। और नदी कौन सी है, नदी है आपकी कोलोरेडो। ठीक, ये नदियां आपकी हैं जो क्या बनाई हैं, सबसे गहरी घाटी बनाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद भी नदी नहीं मान रही है, और जो इसकी भौमिकीय संरचना है क्या कर रही है, नदी को सपोर्ट कर रही है। अब ऐसी स्थिति में यही आपकी जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाती है। देख रहे हैं ना, मतलब कुछ कैसा हो गया, ये आई आकार की हो गई, तो इसे हम लोग कहते हैं आई शेप वैली, आई आकार की घाटी। अब ये केवल ध्यान दीजिएगा, ये केवल काल्पनिक है, ये भी व्यवहार में नहीं आई है। लेकिन इसके पहले चलते हैं तो कैनियन, गॉर्ज, बी शेप वैली, ये सब क्या है, नदियों ने बना रखा है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किसी भी नदी के बारे में, तो अब ध्यान दीजिए यहां पर इस टॉपिक को पढ़िए, यहां पर इस वाले थ्योरी को, प्रिंसिपल को, और इसको इस पर अप्लाई करिए। स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक होती है, और यह उनमें अर्थात स्थल रूपों में प्रतिबिंबित होती है। ठीक है ना, तो जो भौमिकीय संरचना है भारत की, आपको पता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है भारत, यहां पर प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती, ज्यादा कठोर हैं। ऐसी स्थिति में आने पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी चट्टानें हैं वो ज्यादा कठोर है, प्रतिरोधी है, तो नदी ज्यादा कटाव नहीं कर पाई। ठीक, लेकिन जैसे आते हैं हम लोग यूएसए में, तो जिस क्षेत्र में नदी ने बना रखा है, रॉकी पर्वत के ठीक पूरब में आइएगा, तो वहां पर जो बना रखा है, वहां पर आइएगा तो वो बृहद मैदानों का पश्चिमी वाला हिस्सा होता है, वहां पर आपको औषधि चट्टानें मिलती हैं। तो नदियों ने क्या किया है, बड़ी आसानी से क्या किया है, उस मुलायम चट्टान को काट करके एक गहरी घाटी बना दी। तो किसकी बात हो रही है यहां पर, भौमिकीय संरचना की। बात समझ में आया यहां पर, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे अगले वाले हम लोग थ्योरी पे आते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट थ्योरी पे बात करते हैं हम लोग भवाकृतिक प्रक्रम की संकल्पना। ठीक है ना, हमने देखा सैल्की की संकल्पना, भौमिकीय संरचना की संकल्पना, और इसके पहले हमने देखा यहां पर एक रूपतावाद की संकल्पना। ये हमने 3 थ्योरी देखी। चौथे पर आते हैं, भवाकृतिक प्रक्रम की संकल्पना। जब भवाकृतिक प्रक्रम की संकल्पना पर बात करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके हैं फैक्टर्स, नदी है ना, पवन, आपका जो है अंडरग्राउंड वाटर हुआ, आपका ग्लेशियर्स हुए आपके, है ना, आपके जो परहिमानी हुई, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो भवाकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं, और है ना, उनके भू आकृतिक प्रक्रम, ध्यान दीजिएगा यहां पर थोड़ा सा ये गलत हुआ है, यहां पर आते हैं तो क्या कहेंगे हम लोग, भू आकृतिक प्रक्रम स्वयं का स्थल रूपों का एक विशिष्ट समुदाय विकसित करता है। बहुत सामान्य सी बात है। अरे भाई नदी है तो बी आकार की घाटी नदी ही बनाएगी ना, है कि नहीं, गार्ज कैनियन नदी ही बनाएगी, डेल्टा नदी ही बनाएगी, क्लियर हुआ, बाढ़ का मैदान नदी ही बनाएगी, ना कि पौन बनाएगा, ना कि अंडरग्राउंड वाटर बनाएगा कि नहीं। तो हम जो बात करते हैं यहां पर कि जो भी आपके फैक्टर्स हैं जो सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं या सरफेस के नीचे काम कर रहे हैं, वो अपनी विशेषताओं के हिसाब से भू आकृतियों का, है ना, जो आपके लैंडफॉर्म होते हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं। तो जैसी जिसकी विशेषता है वो वैसा ही फॉर्म बनाता है। बात समझ में, यहां पर बहुत सीधी सी बात है। अगले पर आते हैं, बात करते हैं अवस्था की संकल्पना। स्टेज पर आते हैं यहां पर। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा थॉर्नबरी महोदय ने 1969 में, जैसे ही भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक, है ना, जो इरोजनल फैक्टर हैं, कार्यरत होते हैं, क्रमिक स्थल रूप जिनके विकास की क्रमिक अवस्थाओं में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं,
का निर्माण होता है। फिर पढ़िएगा एक बार ध्यान से, जैसे ही भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, क्रमिक स्थल रूप जिनके विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं का निर्माण होता है। अर्थात ध्यान दीजिए, अवस्था की बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात, और जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग और जुबान पर पहली बार आता है, हम बात करें किसी भी नदी की अवस्था के बारे में, युवावस्था है ना, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो नदियां युवावस्था में जिस प्रकार की संरचना या जिस प्रकार की आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती हैं, वैसी स्थलाकृतियां आपको प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में निर्मित नहीं कर पाएंगी। बात समझ में आया? तो जिस स्टेज में जिस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है वह उसी स्टेज में होगा, ना कि वो किसी और अवस्था में होगा। क्लियर हुआ? यहां पे ध्यान दीजिएगा, थॉर्नबरी महोदय ने यह कहा कि हर एक स्थलाकृति जो बनती है उसके बनने की अपनी एक विशेष अवस्था है और विशेष एक समय है, और वह उसी अवस्था या उसी कालखंड में या उसी समय पर ही वो बनती है। अर्थात नदियां अपने उद्गम पर डेल्टा नहीं बनाएंगी, नदियां अपने मुहानों पर, है ना, अपने माउथ पर, जहां पर वो सागरों में गिरती हैं, वहां पर बी आकार की घाटी नहीं बनाएंगी। बात समझ में आया? जैसे ही भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, क्रमिक स्थल रूप, अर्थात जैसे जैसे आप नीचे की ओर आइए, कहां से? शीर्ष से। शीर्ष कहां पर? जहां से नदी निकल रही है, वहां से कहां पर? जहां पर नदी गिर रही है। तो जैसे जैसे आप शीर्ष से कहां पर आइएगा, नदी के मुहाने तक आइएगा, तो स्थल रूपों के बनने का जो क्रम होता है, आपको वही क्रम हर जगह मिलेगा, आज भी मिलेगा और अतीत में भी देखने को मिलेगा। थॉर्नबरी महोदय यही कहते हैं अवस्था की संकल्पना के अंतर्गत। और भी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, देखिएगा नेक्स्ट पे आइएगा, जो इनका जो इनका 6th प्रिंसिपल है, 6ठा नंबर का, ध्यान दीजिएगा, भवाकृतिक मापक की संकल्पना। स्केल की बात कर रहे हैं, अभी तक स्टेज की बात कर रहे थे, कहां बात कर रहे हैं? ये स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। स्केल क्या है? भवाकृतिक तंत्र की स्थलाकृतिक विशेषताओं और स्थल रूपों के विकास की व्याख्या में भवाकृतिक समय और स्थानिक मापक महत्वपूर्ण विचर, प्राचल या मानक, है ना, जो वेरिएबल्स कहते हैं जिन्हें हम लोग, है ना, जो बदलते रहते हैं, विचर, प्राचल या मानक होते हैं। अर्थात स्थलाकृतियां, ये इसका मेन पॉइंट है। जितना आप ये पढ़ रहे हैं ऊपर के हटा दीजिए, स्थलाकृतियां समय और स्थान का प्रतिफल होती हैं। अरे भाई ये बताइएगा, ये जो वी आकार की घाटी है, नदी तो ऐसा है नहीं कि तुरंत बना देगी, कुछ तो टाइम लेगी, नहीं लेगी? यदि बी आकार की घाटी थोड़ी और गहरी हुई तो कुछ ना कुछ समय लगे, नहीं लगेगा कि तुरंत बन जाएगा, टाइम लेगा ना। और भी ये किसने बदला? आपका किसने बदल गया? ये कैनियन बदल गया। तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे आपकी घाटी गहराई बढ़ती जा रही, समय ले रहा है नहीं ले रहा है? पहली बात टाइम लेगा। किसका रिजल्ट है ये? टाइम का। जैसे जैसे आप समय देंगे किसी भी फैक्टर को काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा? उस स्थलाकृति को और अधिक बेहतर और दूसरे रूप में बदलता हुआ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं स्थान के बारे में। तो स्थान मतलब किस स्थान पर है? अगर हम जलवायु को ले लें, केवल क्लाइमेट को, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, जो आप कटिबंधों क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर के साथ डिवाइड आपका होता है, ठीक है ना, जो कि आपका लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड में डिवीजन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर उष्ण कटिबंध में कोई भी स्थलाकृति बन रही है तो उनके बनने के लिए वही स्थान ही है। ऐसा नहीं है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियां हैं वो आपको उष्ण कटिबंध में मिलेगी। मतलब स्थान क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो उष्ण कटिबंध में स्थल रूपों का आपको एक अलग समूह देखने को मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंध में अलग देखने को मिलेगा, शीत कटिबंध में अलग तरीके देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें भी साथ साथ में क्या है? टाइम। अगर उष्ण कटिबंध में कोई भी स्थल रूप बनने में थोड़ा समय ले रहा है ना, अर्थात कोई भी बी आकार की घाटी गार्ज, कैनियन और आइस शेप वैली में बदल रही है, तो टाइम तो लेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि स्थान आप कोई भी रख लीजिए, या स्थान आपने वही उस कटिबंध का रखा जहां पानी खूब बरस रहा है और पहली बार में ही आइस शेप वैली बन गई, संभव नहीं। थॉर्नबेरी महोदय कह रहे हैं कि यदि आइस शेप वैली बनेगी तो उसके लिए स्थान भी आवश्यक है कि उसके अनुकूल होना चाहिए, और समय भी चाहिए आइस शेप बनाने के लिए उस फैक्टर को। क्लियर हुआ यहां पर?
तो यही आपका है भवाकृतिक मापक की संकल्पना। अब ध्यान दीजिएगा, जो 7वें नंबर का प्रिंसिपल दिया हुआ है, 7वां इसका सिद्धांत, थॉर्नबरी महोदय ने, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा है। फॉर्मूला क्या दिया है? F इक्वल टू स्मॉल f, ब्रैकेट में आइएगा P इंटू एम, ब्रैकेट क्लोज, आपका D इंटू टी। अब ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला क्या है? थॉर्नबरी महोदय ने बताया कि स्थल रूपों की व्याख्या के लिए एक सरल भवाकृतिक समीकरण का निम्नवत प्रतिपादन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पढ़ते हैं, चिंतन को पढ़ते हैं, है ना, ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़िएगा, तो ज्योग्राफिकल थॉट में आने के बाद जब आप बात करिएगा 1950 के बाद का जो समय आपका कालखंड शुरू होता है, तो उस समय भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एक आपका जो शुरू होता है ना, मात्रात्मक क्रांति का दौर, उस क्रांति का आपका रिजल्ट क्या है? F इक्वल टू स्मॉल f, ब्रैकेट में P M इंटू D इंटू T। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी थ्योरी आती है 1969 में। देख रहे हैं ना समय कालखंड क्या है। अगर आप मात्रात्मक क्रांति के बारे में बात करिएगा, है ना, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का योगदान, अर्थात हर एक चीज के लिए जो है एक मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया गया, है ना, उसमें जो है, अब ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स को डालने की बात की गई तो एक फॉर्मूला भी दे दिया गया। किसने दिया? थॉर्नबरी महोदय। अब बताया क्या इन्होंने? ये जो F है ये कोई एक स्थल रूप है। अब मान लीजिए, जैसे फिर से वही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा। डेल्टा या घाटी ले लीजिए, वी आकार की घाटी, ये आपका बना वी आकार की घाटी, या हम मान लें वाटरफॉल बना। अब यहां पर एक वाटरफॉल बना, इक्वल टू, ये वाटरफॉल बनेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल, ये रिजल्ट होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें? P प्रक्रम, ठीक, नदी, और M पदार्थ। नदी और पदार्थ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो जिस प्रकार की नदी होगी, जैसा वहां का पदार्थ होगा, वो वाटरफॉल बनेगा। रिजल्ट मिला यहां पर, और D इंटू टी। आप थोड़ा सा समय दीजिए उस टाइम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रतिफल, यहां पर पदार्थ और प्रक्रम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आप समय दीजिए, तो समय के साथ साथ में क्या होगा? वह नदी एक जल प्रपात की क्या कर देगी? रचना कर देगी। ध्यान दीजिए, यहां पर थॉर्नबरी महोदय थोड़ा सा इसको डिटेल बता रहे हो। क्या बता रहे हैं? हम पढ़ते हैं, स्थल रूप, प्रक्रम और पदार्थ। स्थल रूप, प्रक्रम और पदार्थ, या जिसे हम लोग सेल कहते हैं, का प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है, जो कि एक निश्चित समय से होकर किसी स्थल रूप विशेष में परिवर्तित हो जाता है। वही बात हुआ, नदी, सेल, इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, और उसको आप एक समय के साथ में आप जैसे टाइम ड्यूरेशन आगे स्पेंड करेंगे, वो किस में बदल जाएगा? एक किसी स्थल रूप विशेष में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां पर? फिर एक बार देखते हैं, भवाकृतिक समीकरण की संकल्पना में थॉर्नबरी महोदय ने बताया कि F इक्वल टू स्मॉल f, ब्रैकेट में PM, ब्रैकेट क्लोज, इंटू D इंटू टी। जहां पर जो F है वो स्थल रूप है, इस स्मॉल f क्या है? आपका प्रतिफल है, और वहां पर आते हैं जो P है आपका, वो आपका प्रक्रम हो गया, फैक्टर, प्रोसेस, और दूसरे पर आते हैं M, आपका मटेरियल या आपका रॉक हो गया, और D इंटू टी आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा, थॉर्नबरी महोदय ने, कि स्थल रूप, प्रक्रम और पदार्थ सेल का प्रतिफल है, जो कि एक निश्चित समय से होकर किसी स्थल रूप विशेष में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका हो गया 7वां प्रिंसिपल। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर आते हैं जो 8वां प्रिंसिपल है। 8वें प्रिंसिपल पर आते हैं, स्थल रूप प्रकारकी की संकल्पना। स्थल रूपों के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक पाई जाती हैं। जो भी स्थल रूप हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कारण से बन गया, उसके बनने में कई प्रकार की दशाएं, कई प्रकार के कारक, या कई प्रकार की वहां पर शर्तें भी थीं। क्लियर हुआ यहां पर? तो उनके बनने के लिए जो है, ध्यान दीजिएगा, वो जो दशाएं हैं वो एक नहीं है, कई जिम्मेदार हैं।
तो जब वो कई आपस में मिलते हैं तो कोई एक स्थलरूप बनता है, जो कि हमको एक सामान्य रूप से दिखाई देता है कि ये आपका वाटरफॉल बना। लेकिन उस वाटरफॉल के बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए भाई? नदी का निकलना, नदी में जल की मात्रा, फिर नदी के द्वारा उस घाटी में जो है कटाव की मात्रा, कटाव के साथ साथ में किसी भी नदी का तल का ऊपर की ओर उठना और किसी ऊंचाई वाले भाग से नीचे की ओर गिरना, और गिरने के बाद भी ध्यान दीजिएगा जो पानी है वो आगे की ओर बढ़ना। तो किसी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो ये सारे फैक्टर्स जब आपस में कई उसमें कारक हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब जलप्रपात कहीं पर किसी क्षेत्र में बनता है तो उनके बनने के पीछे भी कई प्रकार के कारक, कई प्रकार की दशाएं और शर्तें, वहां पर नियम कार्यरत आपके होते हैं, जिनके आधार पर वह स्थलरूप आपका बनता है। तो थॉर्नबरी महोदय ने कहा कि जो स्थलरूप आप देखते हैं बड़े सामान्य, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सामान्य, बड़े सिंपल लगते हैं, वो सिंपल नहीं है, उनके बनने के पीछे बहुत क्या होता है, रीजन होता है। अब आते हैं स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना, जो आपका 9th प्रिंसिपल दिया हुआ है। नौवां सिद्धांत, नौवें सिद्धांत बात करते हैं धरातल की बहुत कम स्थलाकृतियां टर्शियरी युग से भी प्राचीन हैं, जबकि अधिकांश स्थलाकृतियां प्लीस्टोसीन युग से प्राचीन नहीं हैं। ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं जिन स्थलाकृतियों को आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, तो थॉर्नबरी महोदय ने अपने अध्ययन में यह पाया कि जो स्थलाकृतियां हैं वो टर्शियरी युग, जब पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे आप हमारे साथ में, तो आपको पृथ्वी का पूरा कालखंड हम यहाँ पर डिवाइड कर बताएंगे, कैसे कैसे किस काल में खंड में क्या हुआ और उसका ड्यूरेशन क्या था। तो जब आप देखेंगे जो टर्शियरी काल है, जिसको हम लोग नियोजिक काल भी कहते हैं, जो सबसे लास्ट का आपका एज है, तो अधिकांश स्थलाकृतियां पृथ्वी पर जितने भी आपको मिलेंगी वो टर्शियरी से प्राचीन नहीं है, टर्शियरी काल से अधिक प्राचीन नहीं है। टर्शियरी काल एक तरीके से आप समझिए जो हिमालय है ना, हिमालय से आपको ज्यादा प्राचीन आपको अधिकांश स्थलाकृतियां नहीं मिलेंगी। मतलब इस सतह पर जो भी स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं उसमें अधिकांश क्या है, टर्शियरी के बाद की बनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जबकि अधिकांश स्थलाकृतियां यहां पर बात करेगा जो प्लीस्टोसीन युग है उससे प्राचीन नहीं है। क्लियर है यहां पर? अब बात करते हैं हम लोग, जो प्लीस्टोसीन काल है वो टर्शियरी के पहले आता है। क्या आता है? टर्शियरी के पहले आता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करिएगा यहां पर, तो वो जो अधिकांश हैं स्थलाकृतियां वो प्लीस्टोसीन काल से अधिक प्राचीन नहीं है। क्लियर हुआ यहां पे? अब यही आपको देखने को मिलेगा, एक बार फिर समझिएगा इस चीज को, धरातल की बहुत कम स्थलाकृतियां टर्शियरी युग से भी प्राचीन नहीं, प्राचीन हैं। मतलब जो टर्शियरी आपका नियोजिक काल है ये उसी के आसपास की आपको स्थलाकृतियां मिलेंगी, जबकि जब आप हिमालय आपका बन रहा है, जबकि अधिकांश स्थलाकृतियां प्लीस्टोसीन से प्राचीन नहीं है। जो आपका हिमालय है, हिमालय का फॉर्मेशन प्लीस्टोसीन के बाद हुआ है। तो ऐसी स्थिति जब हम लोग बात करते हैं वहां पर, तो जो आपका हिमालय है, हिमालय से अधिक प्राचीन आपको स्थलाकृतियां सतह पर बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो ये आपका हो गया जो कि 9 है। ध्यान दीजिए, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन, हम इनके बारे में एक एक थ्योरीज के बारे में और भी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? क्योंकि आप जो है रिसर्च भी दे रहे हैं, रिसर्च के पेपर भी दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं आप लोग, है ना। इस समय आपका यूपी का अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी फॉर्म आने वाला है, बिहार का आपका एक आया हुआ है। संभावना ये है कि हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि वहाँ पर आपके एग्जाम हो जाएं। और राजस्थान में डेफिनेटली जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी फॉर्म आया हुआ है वहाँ पर तो एग्जाम होगा ही होगा। तो वहाँ के स्टैंडर्ड बड़े अच्छे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपके यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट लेवल पर, तो स्टेट पर आते हैं तो अभी आपका जो है एलटी ग्रेड का आपका जो है जीआईसी लेक्चरर के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। फिर आपका केंद्रीय विद्यालय का भी है, देखिए अभी टीजीटी पीजीटी का भी आया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट बड़े सीरियस हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से हमारे इस क्लास से, गुरुमंत्रा की क्लास से, जो आपका ये क्लास है यहाँ से देख करके अपनी प्रिपरेशन को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने उन सारे पक्षों को लेने का प्रयास किया जहां पर आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस क्लास को देखिएगा और बारी बारी उसको पॉज करके आप सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। बाकी जो आपकी लिंक है, जो आपकी लिंक दिए गए हैं, वहां से आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं वहां से, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, हम इसी क्रम में चलेंगे आगे की ओर। जो आपकी जो पहली थ्योरी थी, है ना, पहली थ्योरी कौन सी थी? एकरूपतावाद। थोड़ा सा वहां डिटेल और देखते हैं हम लोग। हमने बताया था वहां पर, जो हमने बात किया था बहुत शॉर्ट में बात किया था कि हाँ एकरूपतावादी है, जेम्स हटन महोदय ने दिया था, एकरूपतावाद का मतलब ये है।
लेकिन यहां से क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि आप ये देखिएगा, क्वेश्चन तो आपके सारे जितने प्रिंसिपल्स हैं वहां से सभी से पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अब यहां पर आते हैं, जो आपका एकरूपतावाद है, ध्यान दीजिएगा 18वीं शताब्दी जब हम लोग बात करते हैं 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी से पहले के दौर में जाइएगा तो एक आपका दौर चल रहा था विचारधारा का, जिसे हम लोग कहते थे आकस्मिकवाद। आकस्मिकवाद में है क्या कि हम ये कह दें कि मानव की उत्पत्ति हुई क्या या आपकी उत्पत्ति हुई क्या, अचानक से हो गई। भाई आप तो अचानक पैदा नहीं हुए, रीजन था ना उसका, एक टाइम लगा। तो जो भी चीजें हो रही हैं पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर, या जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो अचानक नहीं है। उनके बनने या उनके होने के पीछे एक कालखंड है, या उनके बीच बनने के पीछे एक घटना है, एक दौर आपको मिलेगा, समय मिलेगा। कोई भी चीज अचानक नहीं हुई है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी आपके 18वीं शताब्दी में इसी आकस्मिकवाद की आलोचना किया किसने, यहां पर आइएगा, जिसे कहा गया जेम्स हटन। आगे हम लोग बात करेंगे जेम्स हटन महोदय ने। और ध्यान दीजिए, उसी आकस्मिकवाद की आलोचना के परिणाम स्वरूप एक आपकी विचारधारा आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक रूपतावाद। ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटिज्म। ठीक है ना, एक रूपतावाद, अर्थात जो भी घटना आप देख रहे हैं वो अचानक नहीं है, ये होती रही हैं। ज्वालामुखियों का विस्फोट आज भी हो रहा है और अतीत में भी होता रहा। पवनें आज भी चल रही हैं, अतीत में भी चलती रही। नदियां आज भी बी आकार की घाटी बनाती हैं, तो नदियां अतीत में भी बी आकार की घाटी बनाती रही हैं। भूकंप, आपदा, ये सारी घटनाएं ये आज की नहीं है, अतीत में भी होती रही हैं। तो कुछ भी चीज आकस्मिक नहीं है। इसी का ही आलोचना किया गया, और आलोचना के परिणाम स्वरूप एक जो विचारधारा आपकी उत्पन्न हुई, जो विचारधारा एक आती है, वो क्या कहलाई आपकी, एकरूपतावाद। अब ध्यान दीजिएगा, इस एकरूपतावाद के बारे में जेम्स हटन महोदय क्या कहते हैं कि है क्या ये एकरूपतावाद। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, वर्तमान समय में स्थल रूपों की बनावट, वर्तमान समय में स्थल रूपों की बनावट, आकार और रूप को देखकर यह कहा जा सकता है, अर्थात पर्वत, मैदान, नदी, झील, झरना, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद यह कहा जा सकता है स्थल रूपों का निर्माण और विकास, स्थल रूपों का निर्माण और विकास एक प्रक्रिया के अंतर्गत निश्चित दशाओं में प्रायः समान रूप से होता रहा है। जो भी स्थल रूप बने, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज बने, ये पहले भी होता रहा। इसे फिर पढ़िएगा एक बार, स्थल रूपों का निर्माण और विकास एक प्रक्रिया के अंतर्गत निश्चित दशाओं में प्रायः समान रूप से होता रहा है। निश्चित दशा के शब्द का प्रयोग क्यों किया उसने, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का प्रयोग। अब भाई एक चीज ये बताइएगा, इंसेलबर्ग अगर आपका पवन बना रहा है तो वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या मरुस्थलों में ही बनाएगा, क्लियर है, ना कि वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाएगा, अंटार्कटिक क्षेत्रों में रीजन बनाएगा। बात समझ आए यहां पर। अब हम बात करें अगर कि जो आपका वहां पर हिमपात होता है, और हिमपात के परिणाम स्वरूप जो वहां पर हिमानी से निर्मित जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जो ड्रमलिन बनता है, जो केम बनता है, जो एस्कर बनता है, वो कहां बनेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में बनेगा। ऐसा तो नहीं है, कहां बनेगा वो, मरुस्थलों में नहीं, इतना मरुस्थलों में तो बनेगा नहीं, कहां बनेगा वो, ध्रुवीय क्षेत्रों में ही बनेगा, या किसी ठंडे प्रदेश में ही बनेगा। तो ध्यान दीजिए, निश्चित दशा में प्रायः समान रूप से होता रहा है। अब इसका भी क्या मतलब निकाला हटन महोदय ने, ये सारी बातें जो भी हम बोल रहे हैं ये जेम्स हटन महोदय ने कहा था। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात जिन दशाओं में वर्तमान समय में किसी स्थल रूप विशेष का निर्माण हो रहा है, जिन दशाओं में वर्तमान समय में किसी स्थल रूप विशेष का निर्माण हो रहा है, ऐसी ही दशाएं अतीत में भी उसका निर्माण करती रही होंगी। बात क्लियर हुआ ना यहां पे,
जैसी दशाएं आज स्थल रूप बना रही हैं वैसी ही दशाएं अतीत में भी स्थल रूपों का निर्माण करती रही होंगी। आया ना भाई एक रूपतावाद, अर्थात जो नियम और सिद्धांत आज कार्यरत हैं वो अतीत में भी क्या थे, कार्यरत थे। थोड़ा सा और डिटेल हम लोग चलेंगे यहां पे। अब देखिएगा, यही था आपका एक रूपतावाद। अब जो स्टेटमेंट आपने देखा इसके पहले, कौन सा, जिन दशाओं में वर्तमान समय में किसी स्थल रूप विशेष का निर्माण हो रहा है ऐसी ही दशाएं अतीत में भी उसका निर्माण करती रही होंगी। अब इस स्टेटमेंट को अगर पढ़िएगा तो 3 कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं, निष्कर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम थिंकर्स का टॉपिक इसलिए उठाए क्योंकि स्टूडेंट्स जब आते हैं मार्केट में यहां पर तो उनके सामने जो टीचर्स हैं वो फैक्चुअल सेक्टर पर ज्यादा बात करते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप है वो नहीं हो पाता है। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आप कितना भी फैक्टर आप पढ़ते जाइएगा, आपका स्कोर नहीं होना है, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो थिंकर्स जो मेन टॉपिक आपका है, थिंकर्स पर जनरली क्या होता है, जो बुक्स होती हैं वहां पर बच्चों जो स्टूडेंट्स आपके हैं वो मिसगाइड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस थिंकर्स के टॉपिक से ही मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया क्लास यहां पर। अब ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ये जो स्टेटमेंट आपने देखा, इस स्टेटमेंट को देखने के बाद 3 कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। वो कंक्लूजन कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए यहां पे, ये कंक्लूजन देखिए 3 हैं जो आपके हैं। पहला, वर्तमान भूत की कुंजी है। अगर आपको अतीत को समझना है, अतीत को समझना है तो आपको पहले वर्तमान को समझना होगा, है ना। प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। इसी बात को कहा किसने? जेम्स हटन। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, यही हिस्सा। मैं खड़ा हूं यहां पर संदीप सिंह, लेकिन अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो अगर आपको हमारा अतीत जानना है तो पहले आपको मुझे समझना होगा जो प्रेजेंट है। अगर आप मेरे प्रेजेंट को समझ गए तो आप मेरे पास्ट को भी अपने आप ही समझ जाएंगे। बात समझ आया? दूसरे पर कहते हैं, जो तीसरा कंक्लूजन ड्रॉ होता है, दूसरा आपका होता है भूगर्भिक इतिहास चक्रीय रूप में संपादित होता है। कैसा है? साइक्लिक वे में, है ना। ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्यों कहा? अगर हम बात करें भारत के बारे में, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। भारत में अगर आप वर्तमान समय में आइएगा तो जो भारत की जलवायु है वो उष्ण भी नहीं है और शीत भी नहीं है, शीतोष्ण भी नहीं। कैसी है? अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी है? उष्ण आर्द्र है, उष्ण और आर्द्र है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आगे की ओर बढ़िएगा तो भारत में कभी यह जलवायु कैसी रही होगी? उष्ण नहीं होगी, फिर उष्णार्द्र हुई, फिर उष्णार्द्र के बाद फिर कैसे हो जाएगी? यहां पर समशीतोष्ण हो गई, फिर यहां पर क्या हो जाएगी? शीतोष्ण हो गई, ठीक। फिर यहां पर कैसी हो जाएगी? भारत में ध्रुवीय, ठीक। यह भी आपको पता है कि भारत जो कि एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि गोंडवाना लैंड के ऊपर स्थित है, यहां पर भी प्लीस्टोसीन काल में एक दौर ऐसा था जबकि पूरा का पूरा क्या था? बर्फ जमा हुआ था। तो जो भारत में जलवायु आपको मिल रही है वो कभी ध्रुवीय भी हुआ करती थी, लेकिन आज बदलते बदलते क्या हो गई? ये उष्ण आर्द्र हो गई। ये ध्रुवीय से फिर कितने बदली? धीरे धीरे उष्ण हुई, उष्ण से शुष्क हुई, शुष्क से फिर क्या हुई? आर्द्र हुई, फिर आर्द्र होने के बाद धीरे धीरे क्या हो रही? ये फिर बदल रही है। तो हर एक चीज जो भी आपको मिलेगा पृथ्वी के ऊपर वो कैसा मिलेगा आपको? साइक्लिक मिलेगा। तो जो दूसरा कंक्लूजन है यहां पर जो आप देख रहे हैं, भूगर्भिक इतिहास चक्रीय रूप में संपादित होता। क्लियर हुआ? जेम्स हटन महोदय ने कहा। तीसरा जो इन्होंने कहा, ना तो आदि का पता है और ना अंत का भविष्य। ना तो आदि का पता है और ना अंत का भविष्य। नो वेस्टेज ऑफ ए बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। अरे भाई, जब हर एक चीज एक साइक्लिक में हो रही है, अब ये साइक्लिक हो गई अगर, तो भाई तुम इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या है? साइक्लिक अगर है कोई चीज तो इसका कोई स्टार्टिंग है या कोई इसका एंड पॉइंट है? नहीं है ना। तो जब हर एक कोई भी घटना, भूगर्भिक इतिहास की कोई भी घटना
या भूगर्भिक इतिहास जब चक्रीय रूप में संपादित हो रहा है, उस साइक्लिक वे में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसका स्टार्टिंग और इसका कोई एंड पॉइंट आपको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, लगातार गोल गोल घूम रहा है। तो जेम्स हटन महोदय ने कहा भाई ना तो कोई आदि है और ना ही कोई उसका अंत है, अर्थात ना तो आदि का पता और ना अंत का कोई भविष्य दिखाई देता है। ये 3 कंक्लूजन ड्रॉ हुए एक रूपतावाद सिद्धांत के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात करें हम लोग जेम्स हटन के बारे में। इस विचारधारा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने दिया वो कौन से थे? स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन महोदय ने दिया। कहां के थे ये? स्कॉटलैंड। आगे हम लोग और बात करेंगे। स्कॉटलैंड पर आते हैं तो ये एक जगह है, आपको शहर मिलेगा एडिनबर्ग। क्या मिलेगा? एडिनबर्ग। इसका अपना एक अलग ही महत्व है। स्कॉटलैंड आते हैं तो ये आपको मिलेगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। उस ग्रेट ब्रिटेन से जाइएगा, आपको जो पश्चिमी वाला हिस्सा, जो इसका उत्तर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, वहां पर आपको उसका एक देश मिलेगा अलग से, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। वहीं के रहने वाले थे जेम्स हटन, और 1785 में इन्होंने क्या दिया? एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान दीजिए, जेम्स हटन के बारे में लिखा गया है, इनका जन्म 1726 ईस्वी में एडिनबर्ग में हुआ था और 1797 तक इन्होंने कार्य किया। अर्थात जो इनका टाइम पीरियड है 1726 से लेकर के 1796 तक का है। क्लियर हुआ? ये हिस्सा हुआ। अगले पर आते हैं हम लोग। ये आपके हैं जेम्स हटन महोदय, एडिनबर्ग वाले, है ना। अब इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बताया पहली बात, फर्स्ट 1785 में, 26 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 26 में इनकी क्या हुआ? ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपना जो विचार एक रूपतावाद वाला है ना, एक जर्नल रिसर्च पेपर के रूप में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में प्रस्तुत किया था। एक जर्नल रिसर्च पेपर के रूप में क्या किया था इन्होंने? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में प्रस्तुत किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग ने ठीक 3 साल के बाद, कितना? 3 साल के बाद 1785 में इन्होंने क्या किया? अपना पेपर वहां पर सबमिट किया। कहां? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में। और 3 साल के बाद आते हैं तो 1788 में यह आपका रिसर्च पेपर एक नाम से पब्लिश होता है। वो नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ द अर्थ। एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं? पूछा गया है। द थ्योरी ऑफ द अर्थ, इस नाम से रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग ने यह एक किताब पब्लिश की। आगे चलते हैं, कहानी और भी देखते हैं क्या किया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पेपर था द थ्योरी ऑफ द अर्थ, इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑब्जर्वेटिव इन द कंपोजिशन, डिसोल्यूशन एंड द रीस्टोरेशन लैंड अपॉन द ग्लोब। ठीक, इसको दूसरी भाषा में यह भी कहा जाता है और यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑब्जर्वेटिव इन द कंपोजिशन, डिसोल्यूशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ लैंड अपॉन द ग्लोब। ये भी टाइटल पूछा गया कि ये किताब किसने पब्लिश की या ये किसकी रचना। ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके ये थ्योरी ऑफ द अर्थ जो आपने अभी पढ़ा, कौन सा? ये थ्योरी ऑफ द अर्थ, यही जो है आपका आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद एक जर्नल रिसर्च पेपर के रूप में प्रकाशित होता है। क्या होता है? ये जर्नल रिसर्च पेपर के रूप में प्रकाशित होता है। अब यहां पर आते हैं, जब जर्नल रिसर्च पेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं, वह जो किताब पब्लिश हुई, पहले तो एक रिसर्च पेपर आपका एडिनबर्ग ने पब्लिश किया था, वो रिसर्च पेपर था ना कि किताब था। लेकिन बाद में आपका यही रिसर्च पेपर एक किताब की शक्ल में प्रस्तुत किया गया लोगों के सामने और नाम रखा गया उसका थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशंस। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशंस।
फिर देखिएगा एक बार ये वाला हिस्सा, ठीक। ये जो आप पढ़ते हैं द थ्योरी ऑफ द अर्थ, जो कि एक जनरल रिसर्च पेपर था जो रॉयल सोसाइटी एडिनबर्ग ने एक पब्लिश किया था जनरल रिसर्च पेपर के रूप में। बाद में वो क्या किया, उसने प्रकाशित कराया, और प्रकाशित कराने के बाद आपका जो थ्योरी ऑफ द अर्थ था जनरल रिसर्च पेपर, वही एक किताब के रूप में पब्लिश कराया गया और नाम रखा गया द थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन के नाम से ये किताब भी पब्लिश कराई गई। बड़े ध्यान से जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा लास्ट ईयर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सब्जेक्टिव में बात कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें, ये बातें वहां पर ये क्वेश्चन में आपके वहां पर आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये सारे यहां से क्वेश्चंस बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब जेम्स हटन को लेकर के आगे चलते हैं। ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है जॉन प्लेफेयर। कौन है ये? जॉन प्लेफेयर। जो आप पढ़ रहे हैं द थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन, ये जो आपने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी भी वैज्ञानिकता का अभाव था। जेम्स हटन महोदय ने आकस्मिकवाद की आलोचना तो की, लेकिन आकस्मिकवाद की आलोचना के साथ साथ उन्होंने उसमें वैज्ञानिकता का जो अभाव था, अर्थात जो उसमें तार्किकता नहीं मिल रही थी, जो लॉजिक नहीं मिल रहा था, उसी लॉजिक को पूरा किसने किया? जॉन प्लेफेयर महोदय ने किया। अब ध्यान दीजिएगा, यही जॉन प्लेफेयर के बारे में बात करते हैं। 1748 से 1819 तक, 1819 तक का ये पूरा इनका दौर है। और ध्यान दीजिए, ये जाने के लिए जाते हैं कि हटन के विचारों का सर्वाधिक संवर्धन, अर्थात उसमें मॉडिफिकेशन, जो एक रूपतावाद है, अगर किसी ने ज्यादा किया तो किसने किया? जॉन प्लेफेयर ने किया, और उसको प्रचार भी किया। और ध्यान दीजिए, पहली बार एक रूपतावाद सिद्धांत के बारे में पहली बार जेम्स हटन महोदय ने सार्वजनिक रूप से चर्चा अपने प्रचार नहीं किया था। किसने किया? जॉन प्लेफेयर महोदय ने किया। और 1802 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। 1802 में जो इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, हम लोग पहले उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो जो किताब पब्लिश हुई वो थी इलस्ट्रेशंस ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ। इलस्ट्रेशंस ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ। जो हटन की किताब थी वो कौन सी थी भाई? द थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन। ये आपकी हटन की किताब है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं जॉन प्लेफेयर महोदय के बारे में, तो इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ है, इन्होंने इस नाम से किताब पब्लिश की। ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, चल रहा होगा दिमाग में। निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर का, और जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो ये पूरी कहानी जुड़ती जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, और पहली बार देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट टाइम हटन के विचारों में परिमार्जन और संवर्धन करके एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। कौन सा? द थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन। क्या किया इन्होंने? एक वैज्ञानिक रूप दिया, और इस वैज्ञानिक रूप को किसे बताया उन्होंने? अपनी किताब इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ में बताया। लेकिन ये भी सही नहीं थे भाई साहब, इनके में भी, जो इनकी आपकी किताब थी, जो इनकी अपनी विचारधारा थी, उसमें भी कुछ गलतियां थी। अब उन गलतियों को दूर करने के लिए तीसरा आदमी आया, और यूजीसी ने जाके वहां से पूछा हुआ है। यूजीसी ने जाकर के उस लेवल से प्रश्न पूछा हुआ है वहां पर भी। ध्यान दीजिए, यहां पर जैसा कि आप यहां पे आगे देख रहे हैं, आगे चल करके जॉन प्लेफेयर के विचारों में भी क्या किया गया? परिमार्जन किया गया। अब परिमार्जन किसने किया भाई? यहां पर परिमार्जन आते हैं तो ये वाले जो भाई साहब देख रहे हैं आप ना, ये है चार्ल्स लेयल। क्या है ये? चार्ल्स लेयल। चार्ल्स लेयल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1863 में आइएगा, इन्होंने जो है जॉन प्लेफेयर की किताब में क्या किया? परिमार्जन किया।
चार्ल्स लेयल के बारे में ध्यान दीजिएगा। चार्ल्स लेयल के बारे में जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, ये एक आर्म चेयर जियोलॉजिस्ट थे। आर्म चेयर जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? कुर्सी वाला भूगर्भवेत्ता। कुर्सी वाला भूगर्भवेत्ता मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो फील्ड में वर्क कम करता है और किताबों को पढ़ करके, थ्योरीज को पढ़ के बैठे बैठे कुर्सी से क्या करता है? कंक्लूजन ड्रॉ करता है। अर्थात आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ भूगोलवेत्ता जो फील्ड वर्क करता ही नहीं है। ऐसे जोग्राफर्स जो फील्ड में नहीं काम करते हैं, जो किसी लैब में बैठ के काम करते हैं, जो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के काम करते हैं, उन्हें आर्म चेयर जोग्राफर्स कहा जाता है। बात समझ आया? तो चार्ल्स लेयल भी आपके यही थे, लाइब्रेरी और लैब वाले थे, ये फील्ड वर्क वाले नहीं थे। अब यहां पर बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ही आए क्यों रहिएगा, तो चार्ल्स लेयल ने इनकी जो है, चार्ल्स लेयल की 2 किताबें पब्लिश होती हैं। चार्ल्स लेयल की क्या होती हैं? इनकी 2 किताबें पब्लिश होती हैं। 1863 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। वो किताबें कौन कौन सी हैं चार्ल्स लेयल के बारे में? किताबों पर ध्यान देते हैं, इन मोहतरमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। चार्ल्स लेयल ने जॉन प्लेफेयर के विचारों में जो कमियां थीं, जो उनकी किताबों में कमियां थी, जो उनमें संशोधन और परिमार्जन किया, वो किया अपनी 2 किताबों में। किताब कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, पूछा गया है। दूसरे पर आते हैं जियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ मैन, पूछा गया है। ये दोनों किताबें पूछी गई हैं। तो बात शुरू करते हैं हम लोग 1785 से हटन से। हटन थ्योरी लेकर के आते हैं, और थ्योरी लेके नहीं आते हैं बल्कि एक रिसर्च पेपर लेके आते हैं। रिसर्च पेपर भी नहीं होता, एक जर्नल रिसर्च पेपर होता है, और रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में क्या करते हैं? उस रिसर्च पेपर को सबमिट करते हैं। उस पेपर को सबमिट करने के बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग एक जो है आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, द थ्योरी ऑफ द अर्थ के नाम से। एक तरीके से वो क्या जनरल रिसर्च पेपर का पब्लिश कर रहा है, ठीक है ना? नाम नहीं था हटन की थ्योरी का, लेकिन द थ्योरी ऑफ द अर्थ के नाम से रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग ने उस लेख को प्रकाशित कर दिया, और बाद में वही आपका लेख किताबों के रूप में पब्लिश होता है, एक किताब के रूप में, और किताब को नाम दिया था द थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशन। ये हटन का था। आगे चलते हैं, लेकिन इसमें अभी वैज्ञानिकता और तार्किकता की कमी थी, और उस वैज्ञानिकता और तार्किकता को समाप्त करते हुए, अर्थात उसमें इनपुट करते हुए, डालते हुए एक बेहतर किताब लिखी। ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा? जॉन प्लेफेयर महोदय ने, यहां पर इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ के नाम से। अब इसमें भी कमियां थी। जब इन कमियों को दूर किया गया, तो यहां पर आते हैं जो चार्ल्स लेयल महोदय हैं, इन्होंने 2 किताबें लिखी, और उस आपके हटोनियन थ्योरी, जो इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ का है, जॉन प्लेफेयर की किताब है, उसमें जो है परिमार्जन किया चार्ल्स लेयल ने। और चार्ल्स लेयल ने 2 किताबें लिखी, प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी, द जियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ द मैन। ये 2 किताबें। तो ये तो पूरा का पूरा था एक रूपतावाद का सिद्धांत, है ना? एक रूपतावाद सिद्धांत मतलब जो नियम और सिद्धांत वर्तमान समय में कार्यरत हैं, वही नियम और सिद्धांत अतीत में भी कार्यरत थे, किंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। ये आपका है एक रूपतावाद। लेकिन चार्ल्स लेयल के बारे में कुछ चीजें और भी कही जाती हैं। जो चार्ल्स लेयल को जो एक तरीके से जो उनको मोटिवेशन मिलता था, वो मोटिवेशन ये मोहतरमा देती थी। गलत मत ले जाइएगा। ये चार्ल्स लेयल की वाइफ हैं। चार्ल्स लेयल की वाइफ, जिनका नाम आइएगा तो मैरी हॉर्नर लेयल, ये इनका नाम। और ध्यान दीजिएगा, मैरी हॉर्नर लेयल, इनके बारे में कहा जाता है कि चार्ल्स लेयल को इतने महान कार्यों की प्रेरणा जो कि इन्होंने जियोलॉजी के लिए किया, उनकी खूबसूरत, श्रेष्ठ, शिष्ट और करुणामयी तथा बुद्धिमान पत्नी से मिलती थी। मतलब जो मोटिवेशन था, वो चार्ल्स लेयल को मोटिवेट कौन करता था? यही करती थी हॉर्नर लेयर ने किया हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, 1873 में जब इनकी डेथ होती है, इनकी वाइफ की डेथ होती है, उसके कुछ समय के बाद चार्ल्स लेयल की भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अर्थात इनके मरने के बाद
चार्ल्स लेल की भी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये था आपका एकरूपतावाद का सिद्धांत। इस वीडियो को आप लोग बड़े आसानी से आप आराम से बैठ करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वहां पर। कोई भी डाउट है आप लिंक पर जाइएगा, अपने आप क्वेश्चंस को वहां पर डालिएगा, आपको उसका भी जवाब वहां से लिंक से मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी आपको वही लिंक से ही मिल जाएगा। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर आप मैक्सिमम कमेंट करिए और इसको और अधिक से अधिक आप लोग अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आगे हम लोग बात करते हैं, ये सारा कुछ अगर हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें हम एक शहर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने आपसे बात किया था एडिनबर्ग के बारे में। हमने क्या बात किया था? एडिनबर्ग के बारे में, जो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। जब एडिनबर्ग के बारे में हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो एडिनबर्ग है, ये एडिनबर्ग आपको जो है मिलेगा यूरोप में। कहां मिलेगा? यूरोप में। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं यहां पर, ये आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन है ना, जर्मनी। आप मैप में जाइएगा तो जो आपको मिलेगा ग्रेट ब्रिटेन है ना, उत्तरी सागर के पास में आपको यहीं पर ही एक शहर मिलेगा एडिनबर्ग। ये देखिए, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको यहां पर? एडिनबर्ग मिले। अब इसको और बेहतर समझने के लिए आप यहां पर आ जाइए। हमने इसी वाले मैप को यहां पर देखिए जूम कर दिया है। ये आपका हो गया ग्रेट ब्रिटेन, नीचे आते हैं देखिए इंग्लैंड, इधर आते हैं तो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये आपका देखिए स्कॉटलैंड है, ठीक है ना। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अब इसी स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी एडिनबर्ग। क्लियर हुआ यहाँ पे? और बेहतर समझने के लिए इस वाले मैप को देखिए, नीचे आपका इंग्लैंड, इधर आते हैं तो वेल्स प्रांत है, ऊपर चलते हैं तो स्कॉटलैंड है और ये आपका है आयरलैंड। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है इसी की राजधानी क्या है? आपकी एडिनबर्ग। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एडिनबर्ग का अपना एक विशेष महत्व है। यहां पर आपको ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। मतलब बड़े फेमस लोग आपको एडिनबर्ग में मिलेंगे। कुछ थोड़ा सा चीजें हम तो एडिनबर्ग के बारे में देखते हैं यहां पर। जैसे पहली चीज अगर हम लोग बात करते हैं एडिनबर्ग के बारे में, स्कॉटलैंड की राजधानी है, एक जो सामान्य इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। और ग्लासगो स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ना। अगर ग्लासगो के बाद देखा जाए तो जो आपका है स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ग्लासगो है। इस ग्लासगो के बाद ये वाला हिस्सा, ग्लासगो के बाद देखिएगा तो जो आपका सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? एडिनबर्ग है ना, स्कॉटलैंड का। और ध्यान दीजिएगा, और 15वीं शताब्दी का यह एक ऐतिहासिक शहर है और राजधानी भी है। अर्थात ये जो राजधानी है स्कॉटलैंड की, ये आज से नहीं है, 15वीं सदी से। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये जो एडिनबर्ग के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जो इसके आपके सोर्सेस हैं, अर्थात जो यहां पर आपको मिलेगा वो आपको आयरन एज के मानव बस्तियों के प्राचीनतम ज्ञात स्थानों में से भी क्या है? ये एक है। उस लौह युग में आप बात करते हैं तो जो आदिवासी रहा करते थे उनके भी साक्ष्य आपको देखने को कहां मिलेंगे? इस एडिनबर्ग में देखने को मिलेंगे। हम लोग कहां बात कर रहे हैं? स्कॉटलैंड की राजधानी इस एडिनबर्ग के बारे में। क्लियर हुआ? और एक बात आप बात करिएगा तो जो एडिनबर्ग का जो उपनाम है, निक नेम जो कहा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर बूढ़ी बदबूदार। बूढ़ी बदबूदार क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये प्राचीनतम शहर है ना। प्राचीनतम होने के साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, वहां के जो लोगों का जो रहन सहन था, जो लोगों के आवासों की बनावट थी है ना, वहां बड़ी नालियां हुआ करती थी। जो ड्रेन सिस्टम था बड़ा गड़बड़ था, बड़ी बदबू हुआ करती थी। तो चूंकि ये प्राचीनतम है तो बूढ़ा हो गया, और जो बदबू आता था तो उसी के आधार पर बूढ़ी बदबूदार भी कहा जाता था इसको। दूसरी बार एडिना भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो उत्तर का इसको एथेंस भी कहा जाता है। एथेंस शहर ग्रीस में आते हैं। तो और भी उत्तर में जाइएगा तो आपको कहीं पर अगर बुद्धिजीवियों का एक वर्ग दिखाई देगा है ना, देवताओं का एक वर्ग दिखाई देगा, तो कहां मिलेगा आपको? एडिनबर्ग में मिलेगा। तो उत्तर का एथेंस भी कहा जाता है इसको। साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, पुरानी खटारा काल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर जो आपको मकान मिलेगा, जो रोड मिलेगा, जो यहां की आपकी व्यवस्था मिलेगी, वो जैसे किसी पुरानी गाड़ी की तरह। तो पुरानी खटारा भी कहा जाता है इसको।
वहां पर। और भी चलते हैं तो उत्तर का एक्रोपैलेस है ना, डुनेडिन, ब्रिटेन की दूसरी आंख। बात ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन जो पुराना वाला है। तो अगर कहा जाए कि उसका सबसे, अगर देखा जाए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, दूसरी कौन सी है आंख, तो कौन सी आपकी, एडिनबर्ग। और आगे चलते हैं तो उत्तर की मलिका के नाम से भी इसको जाना जाता। और भी बात करते हैं यहां पर, ये कुछ चीजें और भी थी इसके बारे में, बजाय यहां पर जानने के आप यहां पर कुछ गूगल करिएगा, कुछ विकिपीडिया का भी सहारा लीजिएगा। और आते हैं, ये जो आप भी जितने भी लोगों को देख रहे हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं, कुछ देखते हैं यहां पर। प्रबुद्धता के आंदोलनों में इसकी महत्वपूर्ण, है ना, बौद्धिक योगदान के चलते इसे उत्तर का एक्रोपोलिस भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है इसको, उत्तर का एक्रोपोलिस भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग ओल्ड ग्रीकी भी कहा जाता है, मतलब ओल्ड ग्रीकी मतलब ओल्ड ग्रीक वाले लोग। और आगे चलते हैं, अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे ग्रीस का यूरोपीय सभ्यता का शास्त्रीय और बौद्धिक केंद्र बनाता है, जैसा कि भारत में नालंदा और वाराणसी को माना जाता है। जो महत्व भारत में नालंदा और वाराणसी का है, वैसा ही महत्व यूरोप में आते हैं तो आपको एडिनबर्ग का भी देखने को मिलता है। और भी आगे चलते हैं, ये कुछ चीजें थी, लेकिन अब ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे आप बात करते हैं जेम्स मैक्सवेल के बारे में, सर आर्थर कॉनन डॉयल, टोनी ब्लेयर, है ना, जो ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री थे यहां पर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने आपकी क्या बनाई थी, क्या बनाया था आपका, जो आपका टेलीफोन की रचना किए थे, यहां पर जेके रोलिंग, है ना, हैरी पॉटर वाला। और आगे चलते हैं, सर शॉन कॉनरी, जो आप जेम्स बॉन्ड की सीरीज देखते हैं, जो हीरो था वो कहां का था, इसी एडिनबर्ग का। डेविड ह्यूम, जो आपके अर्थशास्त्री हैं, है ना, जेम्स हटन, ये भी कहां के हैं, एडिनबर्ग के ही हैं। ये सबके सब जो लोग आप देख रहे हैं, ये सबके सब कहां के हैं, एडिनबर्ग के ही आते हैं, है ना। जो आप बात कर रहे हैं यहां पर, बात किसके बारे में, जैसे आप बात करते हैं शर्लक होम्स, ठीक, आप यहां पर आते हैं द वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ, ये भी कहां के हैं, एडिनबर्ग के। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सब एडिनबर्ग में ही पले बढ़े, वहीं पैदा हुए, और वहीं से ही इन्होंने क्या किया, अपने विचारों को क्या किया, पूरी दुनिया में फैलाया। महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए हम लोग कह चलेंगे, एडिनबर्ग से कई विख्यात राजनीतिक, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, आविष्कारक जितने भी हैं, ये सब आते गए एडिनबर्ग से। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, लिटरेचर में, तो आपको मिलता है शर्लक होम्स। शर्लक होम्स के जो आपके ऑथर हैं, सर आर्थर कोनन डॉयल, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, एडिनबर्ग से ही करते हैं। हैरी पॉटर की जो लेखिका है आपकी जेके रोलिंग, ये भी एडिनबर्ग से ही बिलोंग करती है, जहां से आपके जेम्स हटन थे। और आगे चलते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, ये जो आप बात कर रहे हैं द वेल्थ ऑफ द नेशन, जो भी इकोनॉमिक्स का जो भी स्टूडेंट्स है, या जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, कोई भी टीचर है, तो वो अगर एडम स्मिथ के बारे में बात नहीं करता, उनके बारे में चर्चा नहीं करता है, तो ये जानिए उसको इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये वहां के जो है आधारी क्या जैसे कहा जाता है ना, कुछ चीजें, कुछ विचारधारा क्या होती है, आधारी होती है। और आगे चलते हैं, यहां पर सर शॉन कॉनरी यहां पर आते हैं, जो कि आपके जेम्स बॉन्ड किरदार का अदा करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, जेम्स बॉन्ड वाले, ये भी आप पढ़ते हैं, इनके बारे में भी देखते हैं। और भी आते हैं, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आप बात करते हैं रॉनी कॉर्बेट, एक हास्य कलाकार, है ना, आयरिश कॉमेडियन, यहां पर डायलन मोरन। और आ जाते हैं हम लोग विख्यात कलाकार, चित्रकार, सर हेनरी रेनबर्ग, सर डेविस विल्की एंड एलन रेमसे। ये जो तीनों हैं, वैश्विक स्तर पे देखिएगा तो जो भी आर्टिस्ट हैं, सबसे बेहतरीन माने जाते हैं चित्रकार, जो कि जिनका जो है फाइन आर्ट्स या जो ऐसे सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो इनके पेंटिंग्स या इनके बारे में स्टडी करते हैं। और आगे चलते हैं, इतिहासकार डगलस जॉनसन के बारे में कौन नहीं जानता है। और आगे चलिएगा, यूनाइटेड किंगडम के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोनी ब्लेयर। और आगे चलिएगा, जाने माने वैज्ञानिक और आविष्कारों में आएगा तो जेम्स क्लार्क के बारे में कौन नहीं जानता है, ये भी आप पढ़ते हैं, ये भी एडिनबर्ग से बिलोंग करते हैं। मैक्सवेल के बारे में आप अगर हम नाम बताएं तो आपके दिमाग में आएगा ऑस्ट्रेलिया का वो बल्लेबाज, नहीं, ऑस्ट्रेलिया का वो बल्लेबाज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट है, जो कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, उसके दिमाग में आएगा आधुनिक विद्युत चुंबकीय, है ना, मॉडर्न, है ना, इधर आपका आते हैं तो मैग्नेटिज्म
का जो सिद्धांत का जो जनक है वो कौन है? मैक्सवेल है। वो भी कहां से बिलोंग करता है? एडिनबर्ग से। टेलीफोन पर आते हैं तो टेलीफोन के बारे में हमने बताया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बताया था। जैविक शास्त्री चार्ल्स डार्विन को तो जानता कौन नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, एडिनबर्ग से ही बिलोंग करते हैं। और आगे चलते हैं, तर्कशास्त्री, इतिहासकार और अर्थशास्त्री डेविड ह्यूम के बारे में भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से अगर पढ़ते हैं तो, है ना। जेम्स हटन भूविज्ञान के जो पिता माने जाते हैं, जियोलॉजी के फादर जेम्स हटन, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो मैथ का स्टूडेंट है, मैथ का आप पढ़ते हैं वहां पर लॉगरिथम, लघुगणक, जो लघुगणक पढ़ते हैं, जो इसका निर्माता है जॉन नेपियर, वो भी कहां से बिलोंग करता है? एडिनबर्ग से बिलोंग करता है। और आगे चलते हैं तो यहां पर देखिएगा कीथ कैम्पबेल और इयान बिलमंट, ये दो जो आप पढ़ रहे हैं, कीथ कैम्पबेल और इयान बिलमंट, ये जो दोनों नाम आपने देखे, आपने पढ़ा होगा दुनिया का पहला क्लोन, और किसको बनाया था उन्होंने? एक भेड़ को बनाया था। भेड़ क्या थी आपकी? नाम क्या था उसका? डाली। जो आपकी पहली क्लोन भेड़ थी दुनिया की, वो इसी एडिनबर्ग में ही बनाई थी। और किसने बनाया था? कीथ कैम्पबेल और इयान बिलमंट ने बनाया था। ये है आपका एडिनबर्ग। सर्च करिएगा, गूगल करिएगा। यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके सारे फैक्ट्स आप नोट करिएगा या अपने पास आप ये जानकारी भी रखिएगा। तो आज हमने देखा उस आपके प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि आपका थॉर्नबेरी महोदय, WD थॉर्नबेरी महोदय ने 1969 में दिया था। और उस आपके प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का जो पहली थ्योरी आपकी है एक रूपतावाद के बारे में हमने बात किया। एक रूपतावाद को लेकर के आया कौन, उस विचारधारा में परिमार्जन कौन किया, और उस परिमार्जित या संशोधित विचारधारा में परिमार्जन किसने किया, और ये लोग जुड़े कहां से रहे? एडिनबर्ग, हमने वहां से भी देखा। यहां से क्वेश्चंस